नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाकम सिंह के गुर्गे की 10.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति होगी जब्त, बैंक खाते हुए फ्रीज। हरिद्वार पुलिस ने किया भर्ती सेंटर का भंडाफोड़, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का चल रहा था गौरख धंधा। उत्तराखंड के स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य, थर्मल स्कैनिंग भी होगी। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी शाम, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर जमकर थिरके लोग। उत्तरकाशी पुलिस ने प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी के साथ 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। UKSSC पेपर लीक गिरोह के 2 और सदस्यों की संपत्ति का STF ने आकलन पूरा कर लिया है। कुमाऊं के चंदन सिंह मनराल की करीब 10.5 करोड़ संपत्ति को जब्त किया जाएगा। चंदन सिंह मनराल की समस्त चल अचल संपत्ति के अलावा परिजनों के बैंक खातों को भी फ्रीज कराया गया। साथ ही हाकम सिंह के खास गुर्गे अंकित रमोला 40 लाख रुपए की संपत्ति का मालिक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF आयुष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि UKSSC पेपर लीक मामले में STF द्वारा इस गिरोह के 24 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में विवेचना की जा रही है, जिसमें अभियुक्तों की चल अचल संपत्ति को भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक इस गैंग के सदस्य हाकम सिंह की संपत्ति का आकलन कर जब्तीकरण की कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी, जहां पर कार्यवाही प्रचलित है। अब STF द्वारा इस गैंग के 2 और अन्य सदस्यों चंदन सिंह मनराल और अंकित रमोला की भी संपत्ति का आकलन पूरा कर लिया गया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को जब्तीकरण के लिए प्रेषित की गई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में सक्रिय गैंग द्वारा कई बेरोजगारों को विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की रकम ऐड कर शहर के नामी होटलों में फर्जी तरीके से इंटरव्यू लेकर लोक सेवा आयोग और UKSSC के फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। ये गिरोह विभिन्न विभागों में 10% विभागीय कोटा बताकर बेरोजगारों को नौकरी का झूठा लालच देता था और फिर प्रत्येक से 5 से 10 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। कोई शक न करे, इसलिए पहले नामी होटलों में बेरोजगारों को इंटरव्यू के नाम पर बुलाकर लाखों रुपए की डिमांड की जाती थी। उक्त गिरोह के विरुद्ध जनपद हरिद्वार के विभिन्न थानों में मामला संज्ञान में आते ही धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जनपद में बेरोजगारों की भावनाओं से खेलकर जगह जगह चल रहे इस बड़े खेल पर फोकस करते हुए SSP हरिद्वार अजय सिंह द्वारा एक ठोस रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत अधीनस्थों को निर्देशित भी किया गया। कोतवाली लक्सर समेत संयुक्त स्तर पर गठित पुलिस टीम ने एक महिला सहित कुल 4 अभियुक्तों को भारी मात्रा में अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र, फर्जी शैक्षिक अंक तालिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकदी, विभिन्न विभागों के पदनाम की मोहरें, घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले कई मोबाइल फोन, 1 दर्जन से अधिक पासबुक, चेकबुक, रौब गालिब करने के लिए गार्ड द्वारा पहनी गई फर्जी आर्मी और पुलिस की वर्दी इत्यादि के साथ दबोचा और अन्य फरार की तलाश जारी है। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय स्प्रिंगफील्ड रानीखेत में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कभी भी किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से यही संदेश दिया है कि पूरा देश और सभी देशवासी एक हैं। खबर जनपद टिहरी गढ़वाल से है, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और CM धामी ने टिहरी झील में आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान सहित टिहरी, घनसारी, देवप्रयाग और प्रताप नगर के विधायक मौजूद रहे। TSTC की ओर से पहली बार टिहरी झील में आयोजित हो रहे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप करीब 21 राज्यों के 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में हमारे सभी प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं इस प्रकार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने से जहाँ साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो तमाम हमारी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पकड़ वो आगे बढ़ेगी। उसी के साथ साथ जो आज मैं मंत्री जी का, RK सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कनाइंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने की उन्होंने व्यवस्था करी है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र हमारा पर्यटन विकास के क्षेत्र में भारत के मानचित्र में आएगा और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, जहाँ चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर अपार संभावना है पानी की, जहाँ जल विद्युत के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में से काम कर रहा है, वहीं पर्यटन का विकास भी होगा। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण चर्चा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल के आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मॉक ड्रिल में उपस्थित रहे। वहीं CMO HS हांकी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चर्चा को लेकर जनपद के सभी 61 स्वास्थ्य केंद्रों पर जानकारी देते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन करने के निर्देश 2 दिन पूर्व दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत जिला अस्पताल पिथौरागढ़ से की गई है।
जनपद पिथौरागढ़ में जितने भी हेल्थ यूनिट है हमारे यहाँ 61 है आर्मी हॉस्पिटल को मिला के, ठीक है। सब जगह मॉकड्रिल की तैयारी के लिए निर्देश हमने 2 दिन पहले कर दिया था। आज विधिवत जो है यहाँ मॉकड्रिल कराया गया है। जितने भी गैप एनालिसिस जो है निकाल के हम जो है उसको जो है उसमें अपलोड कर देंगे, पोर्टल में अपलोड करने के बाद जो है वो कर देंगे। मेरी इस जनपद की जनता से ये अपील है, जो कोरोना की लहर की जो चर्चा हो रही है उसके लिए जो है हर कोई जो है अपनी इस तरह से तैयार रहे और ये जितने भी कोविड के नियमों का पालन करे, ये हमारा संदेश है। उत्तरकाशी जिला युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में लदाड़ी विकास भवन में आयोजित जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला निधि प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने वाली टीमों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि जो टीम जनपद से बेहतर प्रदर्शन कर चयनित होगी, उनका चयन राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए होगा। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना की राइस मिल पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलकर चौकीदार को घायल कर दिया, जबकि ऑफिस से 65,000 रुपए की नकदी और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मौके से लेकर फरार हो गए। खन्ना राइस मिल स्वामी संजीव खन्ना ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद सीओ ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्व लाइन्स की टीम मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े तथ्यों को खंगालने में लगे रहे। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता की राइस मिल पर लूट के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में काफी आक्रोश भी व्याप्त है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है किच्छा की पुलिस फेलियर पुलिस है। हमारे जिले में अगर सबसे ज़्यादा फेलियर कहीं है पुलिस का तो वो किच्छा है। शायद अपराधियों को भी यही पता है, इसलिए इस तरीके के क्राइम यहाँ पर होते हैं, बहुत जल्दी कोई खुलासा कर नहीं पाते। और जो आज की घटना है इसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए कि इस वक्त कोहरे का टाइम चल रहा है और पुलिस की रात्रि गश्त है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो हमारे किच्छा में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर पुलिस का सिर्फ एक ही एजेंडा इस वक्त चल रहा है और सब जानते हैं वो क्या कर रही है क्या नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर किच्छा में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का बिल्कुल जीरो है। जनपद चंपावत पुलिस ने सीमांत क्षेत्रों में नए साल के उपलक्ष्य को नजर में रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते पूर्व सूचना के आधार पर नेपाल से बनबासा बॉर्डर के रास्ते बड़ी मात्रा में चरस ला रही 2 महिलाओं को पुलिस टीम ने रोका और तलाशी ली। तलाशी में दोनों महिलाओं के पास से कुल 4 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों महिला नेपाल के सीमांत क्षेत्र के निवासी है, जो नेपाल के एक तस्कर के कहने पर ये मादक पदार्थ भारत में ला रही थी और जिसे ये नागरिकता के एक चरस तस्कर को सौंपने वाली थी। ये थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें हमारी टीम को एक मजदूरों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उसके आधार पे 2 नेपाली लेडीज़ को बॉर्डर पार करते हुए लगभग 2-2 किलो मतलब कुल मिला के 4 किलो से कुछ अधिक मात्रा में चरस के साथ दोनों महिलाओं को हमने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल से ही किसी एक तस्कर ने इनको ये सामान दिया था, इनको बॉर्डर पार करा के नानकमत्ता तक ही पहुँचाना था। जिस व्यक्ति को जहाँ पहुँचाना था उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको भी हम इसमें वांटेड करेंगे, क्योंकि केस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने पकड़ा है। तो इसमें मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपये के रिवार्ड। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में बुधवार को रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे द्वारा पिलर बंदी भी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने वनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे भी किया। विभाग ने और पूर्व में राजस्व विभाग के साथ मिलकर सीमांकन की कार्रवाई तो पहले ही हुई है, तो इनके जो पिलर लगे हुए थे उनको आज आइडेंटिफाई किया गया और रेलवे के मैप को हमारे रेवेन्यू मैप से सिंक्रोनाइज करते हुए जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण किया गया है और शीघ्र ही मुनादी और जो नोटिस वगैरह देने की कार्रवाई होनी है रेलवे डिपार्टमेंट ने की जानी है, वो शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे 1 या 2 दिन में और उसके 1 हफ्ते का समय देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि हटा दिया जाए। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और अभी तक जो भी प्रक्रिया चल रही है वो शांतिपूर्वक है और शीघ्र ही माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाए। सर, रेलवे का मैप और आपका मैप क्या एक जैसा है? नहीं, देखिए हमारा मैप जो है वो राजस्व मैप जिसमें खेत वगैरह पूरे रहते हैं। रेलवे वालों की अपना एक ट्रैक बना हुआ है और ट्रैक से इनका जो है जैसे मैक्सिमम 800 मीटर और मिनिमम 800 फीट और मिनिमम 515 फीट, ये मतलब एक ट्रैक बना हुआ है। उस ट्रैक से इनकी डिस्टेंस उसमें दिखा रखी है, तो उसके आधार पर पिलरबंदी पहले हुई है, वो उसी को रिकन्फर्म किया गया। सीमांकन पूरी तरीके से कंफर्म हो गया सर? जी, सीमांकन तो पहले से ही कंफर्म है, उसको मतलब वो उन पिलरों को आइडेंटिफाई करते हुए ताकि मुनादी कराई जा सके। जी, जो
सीमांकन की कार्रवाई थी ये पहले से ही पूर्ण है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये सबमिट भी की गई है, ठीक है। उसी के आधार पर अतिक्रमण हटना है तो उसको हमने री आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ ठीक है, और 1 हफ्ते का जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है उसके बाद मुनादी कराते हुए हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नोटिस कब से जाएगा? ये 1 या 2 दिन में रेलवे ने 2 काम करने हैं, एक तो अखबार के माध्यम से नोटिस देने हैं और दूसरी मुनादी करानी है। तो सर 1 हफ्ते बाद टूटना शुरू हो जाएगा? जी। जनपद चंपावत के नेपाल सीमा से लगे सीमांत क्षेत्रों में नव वर्ष के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नेपाल से आने जाने वाली सभी रास्तों पर जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा आवागमन करने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि नव वर्ष के मौके पर भारत से बड़ी संख्या में लोग नेपाल के कसीनों में जुआ खेलने जाते हैं। वहीं इन्हीं दिनों में बड़ी संख्या में नेपाल से मादक पदार्थों की भारत के अंदर तस्करी भी की जाती है। ऐसे में चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंजा ने सभी सीमांत थानों और सुरक्षा चौकियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और हर आने जाने वाले यात्री की कड़ी तलाशी करने के निर्देश किए हैं। भारत नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही हमारा एक खुला बॉर्डर अच्छा संबंध रहा है, लेकिन इन खुले संबंध और इन चीज़ को ध्यान में आड़ में को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज़ बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहाँ पर एक क्यूआरटी तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहाँ पर चेकिंग करती है। उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहाँ पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग सुदृढ़ रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा बॉर्डर खुला रहता है उस दौरान वहाँ पर लगातार रहेगी। इसके अलावा जो अनमैन्ड दूसरे रूट है, छोटे रूट जहाँ पर एसएसपी की गश्त रहती है, वहाँ भी पुलिस की पिकेट भी और गश्त रहेगी इस 3-4 दिन के दौरान, नव वर्ष के दौरान, ताकि कोई भी अवैध एक्टिविटी होती है उसको हम रोक सकें। जोशीमठ विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव तलघोट और दुमक गांव में नए साल से पहले संचार सेवा मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आजादी के 75 साल बाद मोबाइल की घंटी बजते ही ग्रामीणों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी दूरस्थ गांव में अभी तक संचार सेवा नहीं पहुंच पाई थी, जिससे ग्रामीणों को अपनों से संपर्क करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब जियो नेटवर्क द्वारा दूरस्थ गाँव में जियो टावर लगाकर नेटवर्क सुचारू कर दिया गया है, जिससे अब गाँव में मोबाइल की घंटी बजते ही ग्रामीणों में खुशी है। अब लोगों को अपनों से संपर्क करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। इससे पहले स्कूली छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर जाते थे। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में फेसबुक पोस्ट भी जारी की है। जोशीमठ नगर के भूस्खलन भू धसाव के संदर्भ में कार्यवाही पर जोशीमठ की जनता की ओर से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आपदा प्रबंधन सचिव को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन सचिव द्वारा जोशीमठ के भूस्खलन और भू धसाव को लेकर कुछ निर्णय और निर्देश जारी हुए हैं। इन निर्णय और निर्देशों का वो स्वागत करते हैं, भले ही स्थिति बहुत गंभीर है और तत्काल ही जमीन का कार्य किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी वाली प्रस्तावित बैठक इससे पहले ही शीघ्र करते हुए तत्काल प्रभावितों के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। सर्दी के मौसम में लोगों के लिए प्रत्येक दिन स्थिति बदल रही है और गंभीर हो रही है। साथ ही उन्होंने 15 जनवरी की बैठक में स्थानीय प्रतिनिधियों के बतौर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को भी शामिल किए जाने की मांग की है। कि कल यहाँ पे एसडीएम मैडम ने औचक निरीक्षण किया यहाँ पे, तो मैडम ने देखा यहाँ पे कि मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है और जो मकान के नीचे दीवार है, दीवार पूरी खिसक चुकी है, जिससे कि कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। यहाँ पे भू धसाव तो जोशीमठ में हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन नगर पालिका द्वारा ना नाली ना पानी के लिए नाली की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है। यहाँ पे इतने परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 10-12 साल हो गए हैं मकान बने हुए, तो आज तक यहाँ पे पालिका कभी काम नहीं करा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पानी आता है रोडों का, दूसरे में यहाँ पे जो है बड़े बड़े होटल बने हैं, आलीशान होटल, उसका दबाव नीचे बन रहा है। इतने परिवार कभी भी इसके खतरे से दब सकते हैं यहाँ पे, तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। सर जो आजकल चर्चा में है, जोशीमठ में पूरा भू धसाव हो रहा है। हम लोगों की मकानों पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें हैं। भू धसाव से तो डर बना है, भय बना ही हुआ है, डर है। और जो ये 5-5 मंजिला होटल हैं यहाँ पे बनाए गए, हमारे ठीक पीछे से बड़े 5 मंजिला होटल बने हैं। आखिरकार कौन इन लोगों को परमिशन देता है? कौन सा ऐसा प्रशासन है जो कि इनको परमिशन दे रहा है? हम अगर गरीब लोगों की बात करें तो गरीब लोग परमिशन के लिए भटकते रहते हैं। आखिर जब जोशीमठ पूरा से जोन 5 है, सेंसिटिव जोन में आता है, तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े भवन क्यों बनाए जाते हैं? हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इनके चेक कीजिए, इनके पूरे कागज़ों को चेक करें और देखें कि इन लोगों के पास कितनी अनुमति है भवन बनाने की। उसके बावजूद भी बड़े बड़े भवनें बनाए हैं। हम लोग भय से यहाँ पे रह रहे हैं।
अगर कोई बड़ा हादसा होता है, भूधसाव तो होता ही हो ही रहा है, अगर कभी भूकंप आ जाए तो हम लोग पता नहीं चलेगा कितने लोग यहाँ पे दूसरे दिन मरे पड़े हैं। हम लोगों ने जीवन भर की कमाई से मेहनत मजदूरी करके, हमारे माँ बापों ने पूर्व में नौकरियाँ करके जो यहाँ पे मकान बनाए हैं और हम आज इन्हीं घरों में रह रहे हैं। मजबूरी से हमें रहना पड़ रहा है, रात की नींद खोई हुई है, बाल बच्चों के साथ हम यहाँ पे रहे हैं। उत्तराखंड का चमोली जिला जहाँ बद्रीनाथ धाम विराजते हैं, वहीं है जोशीमठ, और जोशीमठ का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। 500 से ज़्यादा मकानों में भयंकर रूप से दरार आ चुकी है। अगर 2 डिग्री का हेक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो मकान ज़मींदोज़ हो जाएंगे। कारण जानते हैं, कारण है एनटीपीसी का टनल निर्माण और हेलंग बाईपास का निर्माण। शायद एनटीपीसी के टनल निर्माण के दौरान पर्यावरण के एक्सपर्ट से राय नहीं ली गई, उसके रेपरकशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर कोई चिंतन मंथन नहीं हुआ। एक पूरा शहर ज़मींदोज़ होने की कगार पर है और सरकार है कि गूंगी बहरी बनी हुई है। स्थानीय जनता आक्रोशित है, आंदोलनरत है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि हमें बचा लीजिए, जोशीमठ को बचा लीजिए। लेकिन सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जोशीमठ की महत्वता क्या है? एक उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश में यदि विकास कार्य हों तो उसके मानक क्या हों, इन सब पर गौर करने की ज़रूरत है। आज डरी और सहमी है जोशीमठ की जनता, आज उसके अस्तित्व का सवाल है, लेकिन प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार उदासीन बनी हुई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।